कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बारे में हम कुछ बातों को हमने लिखा था क्या? नहीं, मतलब आज जो है शुरुआत करनी है पूरी। ठीक, चलो। कॉपी पेन बंद रखना और एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लो। बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक रहेगा, कोई घर गृहस्थी की बातें याद नहीं आएंगी आपको। क्लियर? यस। आज जो कि हमने कल टॉपिक शुरू किया था, हिमालय नदी तंत्र, 2 प्रकार का बताया था। हिमालय वाला एक कौन सा बताया था? प्रायद्वीप भारत। प्यारे बच्चों, हिमालय नदी तंत्र के अंदर मुख्य रूप से भारत की 3 नदियों का जिक्र हम करते हैं। एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब हिमालय की नदियां। और हिमालय की नदियों की खास बात मैंने ये बताई थी कि जो हिमालय तंत्र की जो नदियां होती हैं वो जल प्राप्त करती हैं। किस स्रोत से करती हैं? वेरी गुड। देखो, आप जो शब्द बोल रहे हो ग्लेशियर, वो आप इंग्लिश में बोल रहे हो हिमनद, या फिर क्या बोलेंगे? बर्फ के जमे हुए ग्लेशियर, एक श्रृंखला में हो। दूसरा वर्षा। ये होने के कारण ये जो है नदियां वर्ष भर क्या होती हैं? जो नदी वर्ष भर बहे उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, बारहमासी। प्रश्न पूछेगा क्या हिमालय की नदियां मौसमी हैं? नहीं साहब। कैसी हैं? वर्ष भर क्या रहती है? बहती है। वर्ष भर जल रहता है, जिसके सोर्स 2 हैं। एक तो क्या? एक वर्षा, जिनसे क्या करती है? किसकी नदियां? मुख्य नदियां कितनी हैं? कौन कौन सी? जिसमें सबसे पहले हम नदी पढ़ते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये भारत का नक्शा ऊपर से कुछ ऐसा है। और सिंधु नदी, ये एरिया जो पड़ता है इसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? और तिब्बत के अंदर, तिब्बत जो कि किसके द्वारा ऑक्युपाइड है? चीन। तिब्बत या चीन हम बोल सकते हैं। और यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा बर्फ का पहाड़, ये पूरा एक हिमनद है, एक पर्वत श्रृंखला भी है जिसको हम कैलाश कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। इसके पास ही एक झील भी है, मानसरोवर झील। कौन सी झील? इस झील से, इस ग्लेशियर से, और इसका नाम है वोखरचू। क्या नाम है? वोखरचू। यहां से यह नदी निकलती है साहब। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये कुछ ऐसे, और लद्दाख होते हुए साहब
अच्छा, ऐसा ये आगे 3 और पीछे की तरफ ऐसे एक और पैर निकला रहे, किसका होता है? क्या किसी पक्षी का होता है क्या? अरे पक्षी को होते हैं क्या? यस। एकमात्र नदी जो अरब सागर में गिरने पर, किसमें गिरने पर? अभी देखो शुरुआत ही कर रहा था और डायरेक्ट इस नदी को मैंने जब ये पूरी बनाई तो लास्ट में ये चित्र बनाया मैंने। कई लोग सोच रहे होंगे बोले डायरेक्ट इस आदमी ने क्यों नहीं गिराई? इसलिए नहीं गिराई साहब क्योंकि ये नदी एक ऐसी नदी है जो एक डेल्टा का निर्माण करती है, पानी इधर उधर फैलता है ऐसे, और ये ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी का पंजा हो, पैर हो, और इस डेल्टा को बोलते हैं पक्षी, पैर को बोलते हैं संस्कृत में पाद और डेल्टा, पक्षी पाद डेल्टा। अगर आपको पूछे पक्षी पाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, राइट? ये नदी जब, ये लो सर, इस पूरे का नाम, ये थोड़ा दूर है, कहीं सोचो इसके बगल में गिर रही है, काफी दूर है। ये है अरब सागर। कौन सा सागर? तो भाई सिंधु नदी जो है अपना जल किस में लेके जाती है? अरब सागर, राइट? और यहां पर एक पाकिस्तान का ही देश है, राज्य है कराची। पाकिस्तान देश का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? कराची। उसके बाद में और कई सारे शहर पड़ते हैं। क्लियर? यहां पर अभी आगे जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा, चेनाब नदी के, झेलम नदी के वहां पर एक शहर है जिसका नाम है लाहौर। क्या नाम है? लाहौर। इस है। और आपने फिल्म देखी होगी गदर फिल्म। कौन सी फिल्म? गदर। और जब उसके अंदर गदर फिल्म में क्या होता है, क्योंकि जो भी मुस्लिम बसे थे वो आसपास के क्षेत्रों में बसे थे, राजस्थान के इस इलाके में, पंजाब के इस इलाके में, जम्मू कश्मीर के इस इलाके में विस्थापित हुए थे यहां से यहां तक, क्योंकि अंग्रेजों ने 2 लीग बना दी थी, एक हिंदू लीग और एक मुस्लिम लीग। कांग्रेस अधिवेशन के समय जब वो सम्मेलन कर रहे थे, गोलमेज सम्मेलन, गोल मेज, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठते थे, खाने पीने की सारी, यहां से राजा जाते थे सारे, बहुत सारे लोग जाते थे। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी थे। वो विचार देख रहे थे इनका क्या है क्या नहीं है, और वो ऐसे महान व्यक्ति थे, सारे विचारों का उन्होंने इकट्ठा किया और देश के लिए एक पूरा, एक मजबूत और पूरी दुनिया का सबसे अच्छा मजबूत संविधान बनाया, भारत का संविधान। तो साहब ये लाहौर भी वहीं है, उसके किनारे ही, कई शहरों के किनारे। तो आपको नदियों में ये चीज भी पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा, ये बात भी अपने साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। तो लाहौर भी साहब यहीं पर ही। और जब आप गदर फिल्म देखिए तो गदर फिल्म के अंदर सन्नी देओल, नहीं समझा मेरी बात, तो वो लाहौर से, वो सकीना को लेने गया था, सकीना वहां से आई थी, चीते, नहीं समझा मेरी बात। और वो गाड़ी जो ट्रेन के अंदर वो भाग रहे थे इधर से उधर, उस गाड़ी का नाम है साहब समझौता। एक राजस्थान की तरफ से चलती है जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। क्या नाम है? थार। तो पहले जो ट्रेनें चलती थी, तो आजकल तो सीएनजी से इलेक्ट्रॉनिक, फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, समझा मेरी बात। तो आजकल ट्रेनें चल रही है तो ऊपर की तरफ देखिए इलेक्ट्रॉनिक तार जा रहे हैं। उससे पहले डीजल से चलती थी, उससे पहले कोयले की चलती थी। किससे चलती थी? कोयले, भाप का इंजन, भाप बना करके, स्टीम से। आपने देखा गदर फिल्म के अंदर वो कोयले इंजन में डाल रहे हैं, फिर वो ट्रेन भग रही, वो सारा शहर, वो सब चीजें, वो सब यहीं की दिखाई गई। वो नदी जिसको पार करना, चेनाब नदी, झेलम नदी आगे आएगी, रावी नदी, तमाम। तो ये, तो सिंधु नदी जो है वो निकलती है तिब्बत से, फिर किस में आती है? भारत में, फिर किस में जाती है? पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी कितने देशों में साहब? वेरी गुड, 3 देशों। अब आप बोलोगे साहब तिब्बत को भी देश बोले या नहीं बोले? तिब्बत अब देश ना होकर के एक जगह हो गया। क्या हो गया? उसको पूरे को ऑक्युपाइड किसने कर लिया? चाइना, चीन ने कर लिया साहब। इसकी राजनीतिक पॉलिसी, इसकी मंशा कुछ इस प्रकार की है, तो इसने पूरा ऑक्युपाइड कर लिया इसको। ये नदी
प्रवेश करती हैं, तो हमारे यहां पर जो शहर है कुछ ऐसे, ये है जम्मू कश्मीर, और ये पूरा जो एरिया है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। तो ये लद्दाख में प्रवेश करती है साहब, लद्दाख होते हुए बहती है, जम्मू कश्मीर में नहीं जा रही। और साहब यहां पर ये नदी प्रवेश करती है और इस जगह का नाम है दमचोक। क्या नाम है? दमचोक। और ये दमचोक पड़ता है साहब लेह लद्दाख में। तो सिंधु नदी एक शहर है जिसका नाम है लेह। क्या नाम है? लेह। वहां से भी उसके किनारे से गुजरती है। तो लेह लद्दाख के शहर में से, जिले में से कौन सी नदी गुजरती है? तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। क्लियर? ये दमचोक दम लगा के प्रवेश करती है और चिल्लाते हुए, चिल्लास, क्या नाम है? चिल्लास, जगह का नाम चिल्लास। ये चिल्लास जो जगह पड़ती है, ये पड़ती है साहब पीओके में। किसमें पड़ती है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन हम सिर्फ इसको लद्दाख ही बोलेंगे। तो चिल्लास लद्दाख पीओके से बाहर निकलती है, यहां से ये बाहर निकलती है नदी, यहां से। क्लियर? और फिर जाके सीधी किस में चली जाती है? अरे किस में चली जाती है? पाकिस्तान। क्लियर? इसकी सिंधु नदी की टोटल सहायक नदियां, मुख्य नदियां 5 हैं जो भारत में बहती है। कितनी नदियां हैं? 5। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर? और ये नदियां मैं कुछ अलग कलर से ले रहा हूं साहब, ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहां से हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से निकलती है झेलम नदी। सबसे पहले चेनाब ले लेते हैं हम लोग, 2 दर्रों के रूप में, चंद्रा और भागा बहती हुई, और ये नदी ऐसे होती हुई ये यहाँ पर गिर जाती, और जहाँ पर गिरती है उस जगह का नाम है मिठन कोट। क्या नाम है? मिठन कोट। और ये जगह कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान। इस नदी का नाम है साहब चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब, इस नदी का नाम। और इस नदी के अंदर आकर के दूसरी एक नदी गिरती है जिसका नाम है साहब झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। ये बनाती हुई यहाँ पर बॉर्डर दोनों के बीच में, और यहाँ पे गिरती है। फिर उसके बाद में यहीं से एक और नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही, रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। फिर यहाँ से नदी आती है एक, और ये भी गिरती है इसमें, चेनाब भी गिरी है सारी। इसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। बाहर से निकलती है इधर से, और हिमाचल प्रदेश के वहीं से ही एक दर्रे से एक नदी आती है और इसमें गिरती है यहाँ पर। इस नदी का नाम है व्यास। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत में निकलकर भारत में ही उसकी सहायक नदी में गिर जाती है, जिसका नाम क्या है? व्यास। ओके? और भी कई सारी नदियां हैं, नुब्रा नदी है, श्योक, गिलगित, ऐसे करके बहुत सारी, टोची, सेंगर, काबुल, कई सारी नदियां हैं। भी डायग्राम आएगा एक बड़ा, दिखाऊंगा। तो ऐसे करके 1 2 3 4 और कितनी हो गई? 5। सबसे बड़ी मुख्य नदी जो है वो है साहब चेनाब। कौन सी नदी है? चेनाब, सबसे बड़ी मुख्य नदी। और सिंधु नदी जो है इसकी लेंथ यहां से लेकर के और पूरी यहां तक नापी जाती है साहब 2880। कितनी मानी जाती है? 2880 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ। ये बात एनसीईआरटी भी कहती है। और यहां पर 1 2 3 4 5
दो नदियों का जो समूह है प्यारे बच्चों, अगर दो नदियां मान लीजिए, एक नदी यहां पर, एक नदी यहां पर, इसके बीच का एक एरिया होता है, उसको कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? शब्द याद आया? तीन होती तो त्रियाब, चार होती तो चतुर्थाब, और पांच हो गई तो वेरी गुड। यहां पर जो भाषा बोली जाती है, ये पूरा एरिया एक्चुअल में, ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये लो सर, तो क्या पंजाब भारत में है? पंजाब पाकिस्तान में भी, इस एरिया का नाम पंजाब है। क्या नाम है? पंजाब। तो पंजाब इसलिए बोला कि साहब यहां पर एक नहीं, कितनी नदियों का क्या है? आब। अरे क्या है? आब। नदियों के बीच का स्थान आब कहलाता है। क्या कहलाता है? आब। और साहब नदी यहां पर हो गई दो, तो क्या कहलाया? दोआब। और नदी हो गई पांच, तो पंजाबी भाषा में पांच को बोलते हैं पंज। क्या बोलते हैं? पंज। पंज प्लस क्या बन गया? यही कारण है यहां पर नदियां पांच नदियों का पानी पंजाब में, बड़े बड़े बांधों का पानी पंजाब में, बारिश का पानी पंजाब में होने के कारण यहां पर कृषि बहुत ज्यादा होती। पंजाब का नाम इतिहास में बहुत बार दर्ज हुआ है साहब। देश को आजादी के लिए भी कई सारे सरदारों का योगदान रहा, कई सारे लोगों का योगदान रहा, और जिसमें जो सबसे कम उम्र के अंदर शहीद हुए और जिनका नाम भगत सिंह था, वो भी कहां से थे? लेकिन आजकल कुछ ऐसी खांप पैदा हो रही है, जिनको मैं मनुष्य ना बोल के खांप बोलूंगा, जो दूसरे देशों में जाकर के और एक अपना अलग स्थान बनाना चाह रहे हैं, एक अपना अलग देश बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जाम में देते थे कि कोई भी शब्द देते थे और बीच में रिक्त स्थान, क्या बोलते थे? रिक्त स्थान, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं खालिस्तान। ऐसे कोई लोग यहाँ पर खालिस्तान, अरे भाई ये पंजाब बहुत पहले से है, और इस पंजाब का योगदान और तुम्हारे पूर्वजों का योगदान मैं कुछ इस प्रकार से बयां कर सकता हूं। दोस्तों 1961 में हमारी जो लड़ाई हुई थी साहब, वो साहब चीन से, 61-62 में किस लड़ाई हुई थी? चीन से। उसके बाद में साहब 62, 63, 64 और 65 में लड़ाई किसके साथ हुई साहब? और इसी समय युद्ध होता है, सारी अर्थव्यवस्था डगमगाती है, दूसरे देशों से चीजें आना बंद होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय भारत के अंदर एक बहुत भयंकर अकाल भी पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। अकाल का मतलब वर्षा ना होना। अब जब वर्षा नहीं होगा तो नदियों में पानी नहीं आएगा, नहरों में पानी नहीं आएगा, खेतों में पानी नहीं आएगा, खेतों में पानी नहीं आएगा तो मतलब कृषि बिल्कुल नहीं होगी। बांधों में पानी 2 साल 3 साल के लिए, अगर बीसलपुर के अंदर पानी भरा हुआ है, 2 साल तक बारिश नहीं हो तो 2 साल तक ऑटोमेटिकली पेयजल पहुंच सकता है सब जगह, राइट। लेकिन अगर 2-3 साल बारिश नहीं हो तो जाहिर सी बात है बीसलपुर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सूखने लग जाएगा। बारिश नहीं हो तो सूखेगा। तो पीने का पानी, पालतू जानवरों का पानी, खेतों में पानी, ये सारी व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अकाल। जानवरों का चारा कहां से होगा जब कृषि नहीं होगी? तो खेतों से तो चारा आता है जानवरों का, जो भी फसल उगाते हैं। अब फसल उगी नहीं रही, क्यों नहीं उग रही? वर्षा नहीं हो रही, फसल नहीं उग रही, जानवर भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, तो क्या पड़ा? इस शब्द को अकाल कहते हैं। वर्षा का ना होना और उपज पैदा ना होना अकाल कहलाता है। अकाल के बहुत सारे दुष्परिणाम, लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, भारत के डिपार्टमेंट इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अगर 5 साल तक भी बारिश ना हो तो हमारे पास में अनाजों का बहुत भंडार है। लेकिन साहब अनाजों का भंडार है, फिर भी महंगाई तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी साहब, क्योंकि उस अनाज को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर पैसा खर्च होता है। प्याज उपज होती है और प्याज को इकट्ठा करके रख लिया जाता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तब प्याज को धीरे धीरे निकाला जाता है, और धीरे धीरे निकाला जाता है। डिमांड ज्यादा होती है, उपज कम है, तो जाहिर सी बात है चीज भी महंगी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
केसर का दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि साहब उपज हो रही है कम और डिमांड क्या है? सोने का दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि साहब उपज हो रही है, खदानों से निकल रहा है कम, लेकिन भाव क्या है? ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। क्लियर? कोयला दुनिया भर का खदानों के अंदर पड़ा है, खूब इजीली निकल रहा है, तो इसलिए कोयले के दाम जो है बिल्कुल कम होते हैं। और उन्हीं कोयलों के अंदर से कोई हीरे की खान निकल जाए, क्योंकि हीरा हमेशा कोयले की खदान से निकलता है, उसको तराश दिया जाए, कार्बन सब साफ कर दिए जाए तो डायमंड हो जाएगा, तो वो सोने से भी कई लाखों गुना महंगा हो गया हीरा। क्लियर? धरती में जितने भी जीवाश्म है, पेड़ पौधे, जानवर, सब दबने के बाद में पृथ्वी के ताप और दाब से सब जो है पेट्रोलियम बन जाते हैं, कोयले बन जाते हैं। क्लियर? और हीरा हमेशा कोयले की खदान से निकलता है। तो मान लीजिए धरती उलट पलट हो जाएगी तो हम सब क्या बन जाएंगे? पेट्रोल, डीजल, कोयले। कुछ कोयले पेट्रोल डीजल बन जाएंगे, कुछ हीरे बन जाएंगे। नहीं समझा मेरी बात? ये तो साहब ओहो क्या कर रहे हो आप? पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे समझ भी नहीं आ रहा तुम लोग। अच्छा वो इशारे गलत हो गए क्या? अच्छा ठीक है। 19, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसी घटनाएं हुई साहब। भारत में खाने के लाले पड़ गए। 66, 67 भारत ने विदेशों से गेहूं मंगाना शुरू किया, और विदेश का मतलब अमेरिका से। कहां से मंगवाया? अमेरिका से। अमेरिका उस समय हरित क्रांति कर चुका था। क्या कर चुका था? हरित क्रांति। और प्यारे विद्यार्थियों, हरित क्रांति का मतलब गेहूं, मक्का यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। क्या उत्पादन से? खाद्यान्न। ऐसी फसलें जिनको हम क्या कर सके? खा सके, वो होता है खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन। और ये गेहूं बहुत घटिया क्वालिटी का बेचता था। उसके बाद में MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत के अंदर 67, 68 के अंदर जो है क्या शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति। और भारत के अंदर यही राज्य लिया गया। कौन सा? पंजाब। अरे कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब लिया गया। इसके बगल के अंदर हरियाणा लिया गया, इसके बगल के अंदर उत्तर प्रदेश लिया गया। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है हरित क्रांति, गेहूं की बड़े लेवल पर जो है यहां पर पैदावार क्या की? शुरू की। इवन भारत इतना गरीब था कि खुद की कोई गेहूं की किस्म भी नहीं थी। तो इन्होंने जो हरित क्रांति, जब ये अमेरिका से गेहूं आता था, गेहूं की एक किस्म थी मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं आता था? मैक्सिकन। और दोस्तों इसने मैक्सिकन गेहूं को ही तोड़ा और इसमें से MS स्वामीनाथन जी ने और भारत के लिए 2 किस्में तैयार की। एक सोनालिका। तुम्हें कैसे पता? हजारों बार प्रश्न पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की कौन सी 2 फसलों से, कौन सी 2 किस्मों से? कब हुई थी शुरुआत? 67-68। किसने की थी? सबसे पहले जो है हरित क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी? मैक्सिको। हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? मुख्य रूप से किसके उत्पादन से है? और हरित क्रांति भारत के अंदर किस किस राज्य से शुरू हुई थी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्लियर? क्योंकि साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी है, इस वजह से यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। और गेहूँ ऐसी फसल है जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि नवंबर के बाद में बारिश, तो नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा ही खेत के अंदर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती। अरे की जाती है नहीं की जाती? यस। सब किसान के बेटो चीज़ों को समझते हो आप। उसके बाद में फिर अन्य राज्यों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जो है इसकी पैदावार शुरू की। कई सारी इसकी सिंधु नदी की नदियां हैं जो कई प्रकार से हमारी चर्चा का विषय बनती हैं। ये तो डायग्राम थोड़ा सा सुंदर नहीं है साहब, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। क्लियर? ये मैंने खुद ने बनाया है आईपैड के ऊपर, ठीक है। ये मेरी खुद की नोट्स है, मेरी खुद की किताब है, और जो काफ़ी मतलब NCERT पर आधारित है। UPSC तक की ये मतलब UPSC तक का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद तो राष्ट्रपति के एग्ज़ाम में भी ये नहीं पूछे जाते हैं, UPSC सबसे टॉप होता है। कई सोच रहे कि उससे भी भारी कोई एग्ज़ाम होता है क्या उसको।
प्यारे विद्यार्थियों, ये वोखरचू हिमनद से निकलती है, ये वोखरचू हिमनद है, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, और इस नदी का नाम है साहब सिंधु नदी। कौन सी नदी है? और ये जाके ये डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम है पक्षीपात डेल्टा, और सीधा किस में गिर जाती है? अरब सागर। राइट? कौन सी नदी? सिंधु नदी। लेकिन अब आपको जब नदियां पढ़नी होंगी तो एक बात का प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना साहब, एक बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान आपको क्या रखना है मैं बता देता हूं। कोई भी नदी जैसे जा रही है, कुछ नदियां इसके इधर से मिलेंगी, कुछ नदियां इसके इधर से मिलेंगी, सहायक नदियां कुछ इधर से मिलेंगी, कुछ इधर से मिलेंगी। अब आपको पूछेगा ये नदी, रीजनिंग में हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति का मुंह हमारी तरफ है तो हमारा जो दायां होता है उसका क्या होता है? बायां, और हमारा जो बायां होता है उसका क्या होता है? दायां। अब ऐसे खड़े होकर देख लीजिए, चाहे नदी का मुंह इधर की तरफ है तो बताइए क्या होगा? राइट, राइट ही आ रहा। ये क्या होगा? लेफ्ट, लेफ्ट ही आ रहा। यस, यानी कि ये हो गया बायां, ये क्या हो गया? दायां। अब आपको ऐसे पूछेगा सिंधु नदी के दाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो पहली बात तो आपको सारी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां पता होनी चाहिए। और पता कैसे होंगी? वो डायग्राम जब बनाते हैं तब। निम्न में से कौन सी नदी बाईं तरफ से नहीं मिलती है? तो 3 ऑप्शन देगा जो किस में मिलती है? बाईं तरफ से, और एक आंसर देगा जो किससे मिलती है? दाईं तरफ से। नहीं मिलती है, वही तो पूछा था। तमाम नदियों के अंदर ऐसा पूछेगा तो आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ से पता होना चाहिए नदियां। और बहुत इजी खेल होता है, ज्योग्राफी कैसे याद हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल काम होता है सारा का सारा। अब आप देख करके देखना कि कौन कौन सी नदी। देखो एक ही नदी जो सबसे पहले यहां से निकल रही है, ठीक है, चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब। चंद्र और भागा के नाम से निकलते अभी आएगी आगे, और उसके बाद में सीधी गिर रही है कहां पर? मिठनकोट के अंदर। राइट, मिठनकोट पाकिस्तान के अंदर। माफी चाहता हूं, कल से मतलब मंडे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, पूरा एचडी दिखेगा आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखेगा, बार बार जूम करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना? मैं सोचा कि ये डायरेक्टली चल जाएगा इसके अंदर, लेकिन चल नहीं पाया है हर क्लास के अंदर इसी प्रकार से, क्योंकि इससे क्या होता है जितने भी पॉइंट है नदियों से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटता है इसमें। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जो अपनी चीज से बाहर आएगा अगर समझे तो। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं, लिखने के लिए मैं समय दूंगा, अभी दिमाग को बिल्कुल एकदम फुर्सत में रखिएगा आप, और ये नदियां ऐसे ही चलेंगी अपनी। मैंने कहा था ना सीट में बोर्ड पर आपको दिखा करके फिर कराऊंगा, आराम से इजीली समझना चीजों को कि भाई साहब सिंधु नदी बोले साहब तिब्बत से आ रही है, भारत में आ रही है, और किस में जा रही है? पाकिस्तान में, और सीधी किस में गिर रही है? अरब सागर। क्लियर? अब इसके नदियां जो मिल रही हैं अगर पूछे, अब आपको पता है नदी ऐसे जा रही है तो इसका कौन सा साइड हो गया? राइट साइड। ये कौन सा हो गया? इसका लेफ्ट। देखो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है ट्रांस। क्या नाम है? ट्रांस। नदी का नाम है ट्रांस, और ट्रांस हिमालय भी ऐसा, और नदी का नाम है ट्रांस कर दिया। ट्रांस भी बोलते हैं, कई जगह पर इसको द्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रास। यस। उसके बाद में अगर एक नदी और है जिसका नाम है सागर। क्या नाम है? नाम है सागर। एक नदी और है जिसका नाम है खारेब। क्या नाम है? खारेब। क्लियर? ऐसे करके 1 2 3 4 होगी 4, और एक ही नदी मिल रही है मुख्य जिसका नाम क्या है? चेनाब। अरे साहब बाकी सब नदियां तो किस में मिल रही हैं? चेनाब में। लेकिन कई सारे एग्जामों में इनको भी क्या माना गया है? सिंधु की सहायक नदी, और वास्तविक रूप से है। और किस तरफ से मिलने वाली है? बाएं तरफ से। अरे किस तरफ से? बाएं तरफ से। क्लियर? तो चेनाब, चेनाब में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? झेलम। एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? रावी। और एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? सतलज। और व्यास नदी किस में मिलती है? सतलज में। क्लियर? और आप ये सोचो ये नदी नहीं है, यहां से निकल रही है ये, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शॉर्टकट नाम है IGNP। क्लियर? हरिके नामक स्थान पर। कौन से नामक स्थान पर? और मैंने बोला था बड़ी नहर निकालने के लिए, कल बताया था, बांध बनाएंगे, बैराज बनाएंगे। बैराज, तो लिखा हुआ क्या है? बैराज। हरिके बैराज नामक स्थान से नहर निकाली गई। थोड़ा सा गहराई में जब जाएंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो दोस्तों ये नहर ऐसे ही नहीं निकली थी। बीकानेर का एक इंजीनियर था जिसका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था? कंवर सेन। और ये पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है प्यारे विद्यार्थियों, इस पश्चिमी राजस्थान के इलाके में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी।
ये अरावली, इस पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। और बीकानेर का एक इंजीनियर था जिसका नाम था कंवर सेन, उसने एक पुस्तक लिखी, पश्चिमी राजस्थान को पानी की आवश्यकता। और उस पुस्तक में यही नहीं लिखा कि पश्चिमी राजस्थान को पानी की आवश्यकता कि सब जानवर भूखे मर रहे हैं, कृषि नहीं हो रही है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, हम खेती कर सकते हैं, खेती अगर पानी आएगा तो खेती करेंगे तो हम बहुत सारी पैदावार कर सकते हैं। बाद में हुआ ऐसा दोस्तों, यहां पर इस क्षेत्र के अंदर ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, चूना वगैरह की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिप्सम वगैरह होता है। तो जिसमें जिप्सम, चूना, नाइट्रोजन ये हो तो वो मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है, लेकिन पानी की कमी है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान के इन क्षेत्रों के अंदर चने की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? चना, चना उगाया जाता है। दानी वाले मतलब फली वाली फसलें करते हैं, चना, मूंग, दालें, मोठ, इन सब की फसल इस वाले क्षेत्र के अंदर। लेकिन पहले पानी की आवश्यकता कंवर सेन ने लिखा और ये बताया कि ऊपर से जो पंजाब के क्षेत्रों से सतलज और व्यास नदी, इन दोनों से पानी हम ले सकते हैं, राजस्थान में आ सकता है पानी। और बिल्कुल यहां पर बांध बनाने का सुझाव दिया इस व्यक्ति ने। लेकिन साहब ये व्यक्ति था नॉर्मल हमारे जैसा, ये थोड़ा ना बना सकता था, ये थोड़ा पहले रियासतें थी और रियासतों के बीच में तो साहब भीषण युद्ध कैसे होता था, जिसका उदाहरण तो मैं आपको बता चुका हूं। नागौर और बीकानेर, मतीरा बो दिया, मतीरा चला गया, नहीं समझे आप? यस, दोनों के बीच में भचीड़ हुई और भचीड़ होने पर 10,000 लोग मारे गए। ये तो राजस्थान की रियासत की हाल था। सोचो पंजाब के साथ में करार करना था। तो यहां का जो राजा था महाराजा गंगा सिंह, क्या नाम था? श्री गंगानगर वगैरह क्षेत्र का भाई साहब, बड़ा खतरनाक आदमी था। और खतरनाक का मतलब मारा कुटी वाला आदमी नहीं था, ये अपनी बातों से, अपने लहजे से और नमस्कार कर करके ये अपना लोगों को दबा देता था। इनको कहा पंजाब रियासत के साथ में समझौता करने वाला यही व्यक्ति, क्योंकि राजा के पास ही पैसा होगा, राजा ही तो बांध बनाएगा, समझौता कि देख भाई हमारे यहां पर अगर पानी आया तो पैदावार फुल होगी। पहली बात तो पैदावार फुल हुई तो जाहिर सी बात है अगर मिलकर के कोई चीज बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो भाई साहब तुम्हारा परिवार भी खाएगा और हमारा परिवार भी खाएगा। खेत का आधा बंटवारा भी आज इसी प्रकार से होता है कि पूरा खेत है, सब हम अकेले नहीं कर सकते, एक परिवार को साथ में और ले लेते हैं, जिसको हम लोग साझेदार बोलते हैं, जिसको हम बीड़ी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? यस भाई, आपके शब्दों का तो बिल्कुल बोला, हम एज ए बीड़ी बीड़ी काम करेंगे कि यहां पे पैदावार होगी तो तू भी लेगा मजा, उसका कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब पानी की आवश्यकता, करार किया, चल तू महीने के महीने पैसे ले ले, सारी चीज जो भी उनके बीच में रही। और साहब यहां पर बांध बनाया गया और पाइपों के माध्यम से पानी, इसका नाम रखा गया राजस्थान फीडर। क्या रखा गया? फीडर। फीडर का मतलब होता है फीड करवाना, और पाइपों के माध्यम से बीच के अंदर कोई कोचरा भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि यहां से खुला एकदम ऐसे जा रहा है नहर और तो बगल के अंदर या किसी खेत में कोई किसान है कि भाई साहब अपन तो बिल्कुल क्यारी निकालेंगे यहां से, हमारे खेत में आएगा पानी। नहीं साहब, इसका नाम ही क्या है? कोई भी पानी इसमें से चुरा नहीं सकता, बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से। और ये पाइप 170 किलोमीटर की दूरी के अंदर है साहब। फिर बाद में राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, 650 किलोमीटर की लंबाई है पूरी नहर की, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, और अब तो गडरा रोड तक चला गया पानी। सॉरी, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, अब गडरा रोड तक चला गया बाड़मेर के। ये है मुख्य नहर मोहनगढ़, पहले बीकानेर तक था, अब बीकानेर से कहां पहुंचा दी? मोहनगढ़, जैसलमेर तक। और अब लास्ट इसकी एक और नहर पहुंचा दी गडरा रोड तक, सीधी यहां तक बाड़मेर तक, पीने के पेयजल के लिए। और बाकी गंगानगर और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों के अंदर यहां पर क्या की जाती है? खेती की जाती, कृषि भी की जाती है इसके पानी से। तो वो तो इंजीनियर ना होता, ये राजा ना होता, ये राजा मेरे जैसे स्वभाव का नहीं होता, नहीं समझा मेरी बात में? तो कहां से ये पानी आ सकता था? इधर से नहीं आ सकता था। ओके यस, तुम लोग हंस रहे हो, अच्छा तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो गए क्या? यार कैसे? यस सर, फालतू ही बदनाम करे बोले आदमी को। तो साहब ये यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर से, अब सोचो हमने किसका पानी? चेनाब,
झेलम, रावी, व्यास, सतलज, यानी कि हमारा हिस्सा भी किसके अंदर हो गया साहब? सिंधु नदी में। अरे हुआ या नहीं हुआ? यस। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंधु नदी की बाएं तरफ से आने वाली सहायक नदियां, जिसके अंदर मुख्य नदी सतलज और व्यास, उसके ऊपर हरीके बैराज बना करके इंदिरा गांधी नहर लाई गई। बोल बात समझे या नहीं समझे? यस। ये तो सिर्फ आपको इतना ही ट्रेलर मैंने आपको दिखाया, इसकी तमाम बातें। अब देखो साहब, ये तो हो गई बाईं तरफ से। अब देखो दाएं तरफ से जो जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो सर, दमचौक से तो प्रवेश कर रही है, क्या कर रही है? प्रवेश। उसके बाद में नदी मिल रही है श्योक, नुब्रा, शहर कौन सा है? लेह, सिगार, गिलगित। इसके बाद में कौन सी नदी है? काबुल, खुर्रम, टोंची, गोमल, संगर। गोमल है, किसी का नाम कोमल हो, राज्य मत होना, गोमल, इसका नाम है संगर। और ये देखो, ये जगह जहां पर मिल रही है सारी, क्या नाम है? मिठन को। बोलो बात समझ गए क्या? यस। इस कर्म को भी हम याद कर सकते हैं। पूछ सकता है आपको कि निम्न को जो है कर्म के अंदर जचाइए, तो शुरू हो रही है यहां से। बताओ कौन सी सबसे पहले? शोक। फिर कौन सी है? देखो यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, इस शब्द का नाम है शोक। एक शब्द है शोक, एक शब्द है शोक। तीनों का अलग अलग मतलब, ध्यान रखिएगा। एक तो होता शौक, जैसे किसी दीदी को खाने का शौक, पहनने का शौक, सोने का शौक, नहीं समझा मेरे? घूमने का शौक, फोन पर बातें करने का शौक, झूठ बोलने का शौक, क्लियर? नए नए फ्रेंड्स बनाने का शौक। किसी को हर बार दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल बनाने का शौक, ये भी होता है। कई दीदियों का इतना शौक होता है कि वो सिर में लगाने वाले हेयर क्लिप्स जो होते हैं उनका कलेक्शन बहुत सारा होता है, वो शौक होता है कई लोगों का। कई लोगों को जुराबों का, नहीं देखा मैंने ऐसे लड़कियां, मतलब ऐसे कई ऐसे जुराबों का कलेक्शन होता है, जैसे पूरा गांव पहन ले, इतनी सारी जुराबें होती हैं इनके पास। क्लियर? यस। और कहीं जाना हो, पूछे आल्यो मेरे कहते जुराबी कौन है, नहीं समझा मेरी बात है? आल्यो माँ कहते कपड़ा ही कौन है, नहीं समझा? फलाने वहां चलना शादी में, माँ कहते कपड़ा ही कौन है। रूस जाएंगे, फिर घर वाले बोलेंगे चलो हम तो नहीं ले रहे, पहले इसको दिला के बढ़ के लाते हैं, नहीं समझा मेरी बात है? एक तो वो होता शौक, क्लियर? और एक होता है शौक, वो आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है किसी अखबार के तीसरे पन्ने के अंदर, चौथे पन्ने के अंदर, कि हमारी माता जी का देहांत हो गया है, जिनके तिये की बैठक फलानी तारीख को इस पार्क में रखी गई है शाम को 4 बजे। होता है कि नहीं होता? यहाँ फिर वहाँ शाम को 4 बजे जाते हैं और वहाँ पर वो शोक संदेश कई पढ़ते भी हैं, और एक पंडित जी सामने बैठा होता है, पाप मत करो, परमात्मा पर विश्वास करो। गरुड़ पुराण वाचता है, बोल बांटता नहीं माता? यस। झूठ बोलोगे, पाप करोगे, गरम तेल के कढ़ाई में तले जाओगे। वो जितनी भी बातें बोला, ऐसे करो वैसे करो, तो मैं एक दिन ही गलती से कहीं गया था और वहां पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए अलग से गरम तेल की कढ़ाई की व्यवस्था है, नहीं समझा? क्योंकि ऐसी कोई वो जो बात बता रहा था, ऐसा करो, गरीबों की सेवा करो, फलाना, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और जो बता रहा था कि भाई पाप करो, तो उनमें से कुछ एक आध तो मैंने भी कर रखे थे। तो ये तो एक तो होता वो शौक, ये होता शौक। ये कई बार ग्रामीणों में गाली भी होती, मारी भाभी शौक, ऐसा है ना, वो गाली भी, वो अलग, वो नहीं है। ये शहर का नाम भी है। किसका नाम है? शहर का नाम। यूरोप में कई सारे शहर का नाम भी है। तो ये वो है। अगर कोई नदी बाढ़ लाती है, कोई नदी क्या लाती है, वहां पे लोगों को मारती है, तब हम बोलेंगे कि ये नदी क्या कहलाती है? शोक, उस जगह की शोक। जैसे कि कोसी नदी है, वो बिहार में क्या लाती है? बाढ़। तो बिहार का शोक कौन सी नदी? ये वाला। ये होता है आनंद की अनुभूति करने वाला शब्द शोक। और ये एक नदी का नाम है, एक जगह का नाम है, जो हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी है। जगह का नाम क्या है? शोक। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नुब्रा घाटी, ठीक है ना, वहां पे शोक वो एरिया आता है जहां पर जो है ठंडा मरुस्थल एरिया है। कैसा एरिया है? ठंडा मरुस्थल। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, जैसे ये मैंने डायग्राम अभी बनाया था, इसको समझना। ये डायग्राम, ये यहां पर देखो, मैंने लिखा था शोक अभी यहां पर, ये तो ये एरिया जो है यहाँ, ओके। तो यहां पर ये एरिया है जो इस इलाके का नाम भी है। यूरोप में भी जगह का नाम है एक, SHYOOK ऐसे करके है, शोक ही लिखते हैं वो लोग, शोक। यूरोप में जब कभी महाद्वीप पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये यहां पर
समझिए मेरी बात में। तो नदी का नाम भी शोक। तो हमने नदियां जो है कौन कौन सी पढ़ी, तो आ गई साहब सबसे पहले कौन सी, शोक, नुब्रा, सिगार, गिलगित, काबुल, खुर्रम, टोंची, गोमल, सेग। बोल बात समझिए। तो मान लीजिए अगर हम पूरे डायग्राम में नदी नहीं आ पा रही तो नीचे हम लिख सकते हैं बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और दाईं तरफ से मिलने वाली नदी। ओके, बस नीचे आते हैं। तो वोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, जो ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कहां पड़ता है, तिब्बत। अरे कहां पड़ता है, तिब्बत। और इस नदी की जो टोटल लंबाई यानी कि यहां से शुरू होती है यहां तक, ये है 2880 किलोमीटर। क्लियर। भारत में कितनी है, क्या उपनाम है, तमाम बातें देखो आपके सामने आ रही है। यस, देखो उद्गम वोखरचू हिमनद, और हिमनद जो होगा तो वो समुद्र तल से ऊंचा, तो कितना ऊंचा है, 4164। कौन सी श्रेणी के अंदर है, क्लियर, पूरी श्रेणी, कैलाश एक पर्वत श्रेणी है पूरी, राइट। मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, यस। तो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियां थी, 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और फिर मैंने बताया था कि लद्दाख को तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश भी कहते हैं। बोला था नहीं बोला था, आगे तक लेके गया था मैं उसको, डायग्राम अगर अपन ने देखा हो तो कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि कहां पर है, तिब्बत। कुल लंबाई 2880। अगर आपको पूछे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब तो आएगा साहब गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। 2525 किलोमीटर लंबाई गंगा नदी की भारत में। अब एक शब्द, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब आएगा साहब ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ये 2880 है और वो 20 किलोमीटर ज्यादा है, 2900 किलोमीटर। कितना हो गया, 2900 किलोमीटर। तो भाई साहब अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं हो तो दूसरी नदी कौन सी है, और पहली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900। तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो किस में से जाती है, भारत में से। और एक्चुअल में कितने देशों में से जा रही है, 3, तिब्बत, चीन, एक ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में भारत, उसके बाद में पाकिस्तान। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए भारत में लंबाई, तो ये देखो साहब भारत में लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर, है ना, यस, 1114 किलोमीटर। ठीक है, यानी कहां से, दमचौक से लेकर के कहां तक, चिल्लास, राइट। जिस जगह से प्रवेश करती है, जिस जगह तक है, तो वो दोनों का नाम आ गया। दमचौक से चिल्लास तक भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर। ये सब आंकड़े हैं, फिक्स हैं, और इनको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा लिख लिख के। ओके, संगम कहां मिलती है, तो कराची के पूर्व में अरब सागर। क्या मैंने कराची शहर लिखा था, क्या अरब सागर बनाया था, यस। उपनाम इसका दूसरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंगी खब्बान। तिब्बत में कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगी खब्बान। इसका मतलब होता है शेर जैसे मुंह वाली। किसके जैसे मुंह वाली, शेर के जैसे मुंह वाली, सिंगी खब्बान। और कहां पर कहते हैं, तिब्बत में। भारत में प्रवेश दमचौक, लद्दाख। पाकिस्तान में प्रवेश यानी भारत से निकलती है तो चिल्लास के निकट दर्दिस्तान। क्या नाम है, दर्दिस्तान। परवा, देखो एक्चुअल में हर जगह पर स्थान शब्द आएगा, हर जगह पर आएगा स्थान। मैं बता देता हूं इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी क्या है, ये जितने भी अरब देश हैं, यहां पर अरबी भाषा का बोलबाला है। कौन सी भाषा का बोलबाला है, अरबी। और अरबी भाषा के अंदर जैसे जितनी मुझे जानकारी है, जगह अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थान, राइट। अब हिंदी का शब्द जगह है कि स्थान है, स्थान शब्द है जो संस्कृत से निकला। और ये लोग, और सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो अरबी भी संस्कृत से निकली हुई है, ध्यान रखना। तो ये लोग अरबी में जगह को बोलते हैं स्थान। क्या बोलते हैं, स्थान, पवित्र जगह। बोल मानते हैं, पवित्र जगह। पवित्र को उर्दू में बोलते हैं पाक। क्या बोलते हैं, बोल पवित्र जगह। हमें तो नहीं लगती साहब, स्थान तो नाम क्या कर दिया, पाकिस्तान। क्लियर। जहां पर अरबी वगैरह रहते हैं, जहां पर तुर्क रहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
अफगान रहते हैं तो क्या हो गया, अफगान जहां पर रहते हैं अफगानिस्तान, जहां पर अफगान के पठान अफगान मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिमों भी अलग अलग कैटेगरी, अफगान के मुस्लिम तो क्या कहलाया अफगानिस्तान। और जहां पर जब ईरान ने भारत के ऊपर जब ईरानी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने देखा यहां पर कौन से धर्म के लोग ज्यादा रह रहे हैं, हिंदू जगह पर रह रहे हैं, स्थान पर रह रहे हैं, अपनी भाषा में क्या बोला, तो विदेशों ने दिया था ये शब्द हिंदुस्तान, समझना मेरी बात में, यस हिंदुस्तान। और एक्चुअल में जो इंडिया का जो नाम है वो है भारतवर्ष। क्या नाम है, भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, मैंने आपको लिखवाया था, हिस्ट्री में लिखवाया था, इतिहास जब पढ़ा रहा था, तो ये स्थान शब्द वहां से आया। तो कहीं पर भी जगह का नाम आएगा तो वो सब मुस्लिम कंट्रियों के अंदर जो है उनके अरबी भाषा से दिया है, उन्होंने क्या दिया, दर्दिस्तान। अरे क्या दिया है, दर्द। ये वो दर्द नहीं है जो कई लोगों के दर्द उठता है, वो नहीं है, ये दर्दिस्तान है ना, यस। चलिए, हाँ, और प्रवाह मैंने आपको बता दिया, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, क्लियर। भारत में सिंधु नदी का प्रवाह कहां पर होता है, लद्दाख और जम्मू, थोड़ा सा ऊपर का इलाका जम्मू कश्मीर का है, कौन सा इलाका है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में नाम आता है साहब। भारत में हिमालय की नदियां में सबसे पश्चिमी, यानी सबसे पश्चिम की तरफ हिमालय की नदियों के अंदर कौन सी नदी है, सिंधु नदी। भाई कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि साहब भारत जो है, भारत के अंदर एक नदी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो सबसे पूर्व की नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, मध्य की नदी गंगा नदी, पश्चिम की नदी, तो बस यही तो बात कहना चाह रहा है, सबसे पश्चिमी नदी जो है वो कौन सी है, सिंधु नदी, सारी नदियों में, हिमालय की नदियों में, प्रायद्वीप की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। अटक के निकट सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश करती है, यानी कि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान के अंदर जो मैदानों का नाम, उसका नाम क्या है, अटक, क्लियर, यस। सिंधु द्रोणी का पूरा जो क्षेत्रफल है सिंधु नदी का वो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और भारत में क्षेत्रफल कितना है, 3,21,279 वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है, सिंधु नदी। अब आपको जो ये शब्द लिखा है ना द्रोणी क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है साहब कि कोई भी नदी की सहायक नदियां, नदी की उपसहायक नदियां, गौण नदियां, उपगौण, तो ये पूरा एक क्षेत्रफल कहलाता है सिंधु नदी का, पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा किस नदी का, क्योंकि सिंधु नदी क्या है, मुख्य नदी, तो पूरा क्षेत्रफल ऐसे नापा जाता है। और क्षेत्रफल हमेशा आपको पता है कुछ इस प्रकार से, क्लियर। और लंबाई जगह ए से जगह बी जहां से निकल रही है वहां तक, तो इसके बीच में लंबाई होती है, लंबाई तो 2880 है, और जबकि क्षेत्रफल तो कई लाखों के अंदर दे रखा है, तो क्षेत्रफल तो ज्यादा ही आएगा। इसके अलावा सहायक नदियां, तो ये देखो भाई सहायक नदियां, अगर बोले बाएं तरफ से, बाएं तरफ मतलब ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी, जास्कर, माफी चाहते हैं, बाएं तरफ कौन सा हो गया, नीचे वाला ये एरिया, जास्कर, द्रास, सागर, खरोच, गास्टिंग, नुब्रा, सूरू, सुन और पंचनद। पंचनद में कितनी नदियां हैं, 5, क्लियर। तो इसके ब्रैकेट में पंचनद में 5, पंचनद नदियां 5 है साहब, मेरे साथ में बोलेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, जो बच्चे पढ़ते हैं, दिमाग रखते हैं, तो वो तो आंसर सही करके आते हैं। निम्न में से पंचनद की नदी नहीं है, निम्न में से पंचनद की नदी जो है वो 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। वापस बोलेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारा का सारा पंचनद, यानी ये 5 नदियां, ये 5 नदियां जाकर के कौन सी जगह पर जाकर के गिरती हैं, एक साथ बताओ, पाकिस्तान में दमचोक, सॉरी माफी चाहते हैं मिठनकोट, माफी चाहते हैं मिठनकोट, कहां गिरती है, मिठनकोट, क्लियर, यस। मेरा अगला प्रश्न आ रहा था दिमाग के अंदर कि भाई सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, दमचोक, ये पंचनद जाके किस में गिरता है, पंचनद की मुख्य धारा या मुख्य नदी कौन सी है, चेनाब। वेरी गुड, बस यही तो पूछना चाह रहा था मैं आपसे, बोलो दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, यस बैठेगा बच्चों, आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन में अगर आप बड़े अधिकारी बनना चाहोगे नहीं होगा, धीरे धीरे ही बहुत कुछ होता है इस दुनिया के अंदर। सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है तो हम नीचे से हम शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी तो चढ़ते हैं, कभी 4 सीढ़ी उंगाड़ करके देखना,
क्या तुम वहीं कुल्लाबाती खा जाओगे वो पीछे की तरफ? नहीं समझा मेरी बात? यस वही। या हो सकता है कि कोई पीछे पीछे खड़ा हो तो बोले अरे भाई ने चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। अरे चक्कर नहीं, वो 4 सीढ़ियां उगाड़ना चाह रही थी। ऐसा नहीं होता। बोलो स्टेप टू स्टेप चलते हैं कि नहीं चलते हैं? यस, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं, और मेरा विश्वास मानिएगा आप प्रत्येक प्रश्न करेंगे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो। क्लियर? क्योंकि मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि मैं खुद सोल्व करता हूं चीजों, और जिनको मैं पढ़ाता हूं जिन्होंने कभी शकल ही नहीं देखी कि सब ज्योग्राफी ऐसी चीज भी होती है, कभी पहली बार जिन जिंदगी में पढ़ रहे होते हैं, उनको भी वो सोचते हैं कि हमारे सब्जेक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। और ऐसा होता है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है किसी चीज के लिए। समझा मेरी बात? वैज्ञानिकों में इंटरेस्ट होता है चांद पर जाने के लिए, मंगल ग्रह पर जाने के लिए, सूर्य की खोज करने के लिए, तभी तो इतनी सारी चीजें कर। एक टेलीफोन का आविष्कारक था ग्राहम बेल। कौन था? भाई साहब वो टेलीफोन नहीं बना रहा था, उसकी वाइफ ऊंचा सुनती थी, कम सुनती थी, और वो अपनी वाइफ के लिए, जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो कोई बोलता था कि प्लीज गिव मी वाटर, इंग्लिश में बोलता था। यूरोप में, जब मैं हिंदी में बोलूं तो इंग्लिश में बोल रहा था वो, कि प्लीज पानी लेके आना, तो वो चाय ले आती थी। तो इशारा ही करता था, अगर वो दूर खड़ी है तो प्लीज खाना, तो वो खाना लेके आती थी। तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो अपने काम में बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और भी चीजों को बना रहा था। तो उसने बोला बाकी चीजें तो बाद में करेंगे, पहले इसका इलाज कर लेते हैं अपन, नहीं तो कोई दिन सत्यानाश हो जाएगा पूरा ही। नहीं समझा मेरी बात? यस। तो बोले ठीक है साहब। तो वो अपनी पत्नी की कान के लिए मशीन बनाना शुरू कर दिया कि साहब इसके कोई कान में फिट कर दें और इसको थोड़ा सुन जाए। और बनाता बनाता उसने ऐसा एक मशीन डिवाइस बना दिया कि मैं यहाँ से बोलूँगा, वो वहाँ से उसको पकड़ेगी, और मैं हेलो बोलूँगा तो वो, मतलब जो भी मैं बोलूँगा, यस। और आप लोग जो बोलते हैं ना फोन उठाते ही, हेलो कौन बोल रहे हो, हेलो, इंग्लिश का शब्द कहीं भी डिक्शनरी के अंदर बाद में जोड़ा गया, हेलो शब्द को बाद में जोड़ा गया। एक्चुअल में वो फोन पर जब बोला तो उसकी पत्नी का नाम था हेलोई। क्या नाम था? हेलोई। तो वो अपनी पत्नी को बोला हेलोई, तो वो बोली हाँ हेलोई बोल रही। तो बोला यार गजब। और वही चीज आगे जाकर के तारों से जोड़ करके, कनेक्ट कर करके क्या बन गया? टेलीफोन। धीरे धीरे साइंस ने प्रकृति की सैटेलाइट से जोड़ दिया गया, नेटवर्क बना दिया गया। नहीं समझा मेरी बात? यस। तो आप लोग, आपके पास में फोन है, तो ये फोन की तरंगे आपके घर के आसपास, आपके गांव के आसपास टावर में जारी होती है, और ये टावर डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? सैटेलाइट से। और ये सैटेलाइट तुम्हारे जिससे भी फोन पे आप बात कर रहे हो उसके गांव के टावर में जा रही है, और टावर से सीधा उसके फोन में जा रही है, ऐसे घूम के आ रही। तो ये सोचिएगा कि जो तुम आप बात कर रहे हो तो 1 2 3 लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं। क्लियर? यस। जो लोग भी सुन रहे होते हैं वो भी, अब उनके कान में दर्द हो जाता होगा तुम्हारी बातों से। ठीक है, तो क्या करे, भगवान नहीं सुन रहा तो वो ही सुन ले। नहीं समझा मेरी बात में? यस। और क्या, भगवान तो डायरेक्ट ये भी नहीं सुनता कि भगवान मुझे ठा ले, भगवान बोलता ये ठा नहीं कह रहे, तू यहीं पढ़ा रहे। बताओ, अरे मतलब कहने वाली बात है, इतने कोई नहीं है कि आजकल सब मशीनों के खेल है, कोई सुनने नहीं बैठा। बात बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारा अधिकार होता है कि कोई हमारी पर्सनल चीज है आपके बिना। अब एक और अधिकार है कि हमारी बिना परमिशन के कोई हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता। फोन पर बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर लिया और वो आपको कहते हैं साहब रिकॉर्डिंग, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ रिट लगा सकते हैं कि साहब इससे पूछो कि ये मैं फोन पे बात कर रहा था, क्या इसने मेरे से परमिशन ली रिकॉर्डिंग की? बोले साहब नहीं ली, तो उल्टा उसके ऊपर केस बनता है। ये भी क्लियर। और महिलाओं को तो मैं उनका अधिकार गिनाने लग गया, तो मैं हाथ जोड़ता हूं उनको, तो मैं तो हाथ दीदी दीदी करता हूं। देखो साहब सीधी सी बात, तो दीदी अपन पढ़ ले, सुन नहीं बैठे हैं क्या? यस। तो बड़ाओ, सॉरी माफी चाहते हैं, आगे देखो। तो सिंधु का जो क्षेत्रफल इतना, सिंधु नदी का, नदियां मैंने आपको बता दी। पंचनद में कितनी नदियां हो गई? 5। तो यहाँ गड़बड़ मत कर देना, बोले पंचनद भी कोई नदी है, नहीं साहब, ये पंचनद शब्द दिया कितनी नदियों का? 5। पंचनद की मुख्य धारा कौन सी है? चेना। क्लियर। अब अगला दाएं तरफ से, अब दाएं तरफ से वापस शुरू करते उधर से। शोक, हुंजा, नदी का नाम क्या है? हुंजा। हुंजा, गिलगित, स्वात, पुनार, काबुल, खुर्रम, गोमल, तोची, झो, विबोवा, सिंगार, संगत। एक और इसके अंदर कर देना नुब्रा, नहीं नुब्रा तो खैर ऊपर आएगी। ठीक है, यस, ये नदी समझ गया मेरी बात में? यस। तो ये तमाम नदियां जो है किस तरफ की हैं? दाएं तरफ की। समझ गया मेरी बात? तो उसमें मान लीजिए डायग्राम के अंदर कोई नदी नहीं है, तो बताओ क्या इन दोनों के अंदर नोट्स में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अरे होगा कि नहीं होगा? यस। अगला आता पंचनद। पंचनद में बता रहा है
झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज को कहा जाता है और इसकी मुख्य नदी। ठीक। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप नंगा पर्वत के पास में एक बुंजी गोर्ज बनाती है। और याद करिएगा, मैंने आपको हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों के बीच में अंतर बता रहा था, तो मैंने बताया होगा हिमालयी नदियां गहरे गोर्ज, कैनियन, गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां चौड़े घाटियों का निर्माण करती है। लिखवाया था। अब मैंने शायद ये पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताया था, बुंजी का नाम पहले भी आया था। और आया था ही नहीं आया था? यस, बोर्ड पे लिखा भी था। बुंजी गोर्ज एक महागड्ढा है जो कितना है, 5181 मीटर गहरा, जो विश्व का सबसे गहरा नदी गोर्ज, विश्व का। तो बुंजी गोर्ज कौन सी नदी? सिंधु नदी। गोर्ज मतलब एक प्रकार का महागड्ढा। अरे कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई नदी बह रही है साहब स्थल भाग पर, ठीक है, ये स्थल भाग, और यहां पर कभी नदी का कोई कटाव हो गया, ऐसे कटाव हो गया, ठीक है, यस, और नदी बह रही है, ये लो साहब, ये नदी बह रही। तो एक प्रकार का ये जो है, ये बनी आकृति, ये पानी भर गया ये पूरा, इसका नाम होगा साहब गोर्ज। क्या होगा? GORGE। वैसे इसको बोलते हैं महागड्ढा। क्या बोलते हैं? महागड्ढा। और भारत के अंदर ये महागड्ढा जिसका नाम है बुंजी गोर्ज, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी की बातें होती है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इसके अंदर इसकी पंचनद की नदियां भी हम पढ़ते हैं, लेकिन दो बातें और हम कर लेते हैं, जो कल मैंने आपको शायद इसके उसके बारे में बताया था, सिंधु नदी समझौते के बारे में। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई कौन सी? सिंधु नदी। एक तो लद्दाख है और दूसरी जास्कर। लद्दाख और याद करिएगा, जब मैं आपको ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था, जब लद्दाख और जास्कर के बीच में से मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में सिंधु नदी घाटी है, बोला था क्या? यस, तो वही है। तो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा कहने का मतलब उधर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ऊपर उत्तर है, क्या है? पश्चिम। ये नदी ऐसे बह रही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो बताओ किस में जा रही है? क्या डायग्राम अभी बनाया तो उत्तर पश्चिम में जा रही थी? क्या सिंधु नदी को मैंने ऐसे बनाया था? ऐसे बनाया था क्या? इधर की तरफ बनाया था क्या? नहीं, इधर की तरफ बनाया। बिल्कुल इस बात को इसमें लिखा हुआ है कि इसकी दिशा क्या है, दिशा भी पूछ सकता है आपको, बहुत ईजी है। तो बोलेंगे साहब उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, बहती हुई लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज ग्रैंड कैनियन गोर्ज यूएसए में कोलोराडो पठार में कोलोराडो नदी पर स्थित है। कैनियन मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा। अगर गहरा गोर्ज बोले तो कौन सा है? बुंजी गोर्ज, ठीक है ना। किनारे बसे शहर, ये भी लो, सिंधु नदी किनारे, लेह और कराची सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य से होकर गुजरती है। कल मैंने आपको समझाया था प्यारे विद्यार्थियों, बताइए क्या मैंने इस बात के बारे में चर्चा की थी क्या? सिंधु नदी समझौता। ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, जिसका 20% पानी भारत, 80% पानी पाकिस्तान। फिर नीचे रावी, सतलज, व्यास, जिसका 80% पानी भारत, 20% पानी। क्लियर? मतलब उपयोग करेगा, समझ गया मेरी बात? परियोजनाओं में, अपने सिंचाई के लिए, किसी, अब वो बंटवारा जो, तो ये सिंधु जो नदी समझौता 1960 में हुआ था साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। अब उसके बाद में पंचनद की 5 नदियां आ जाती है। इस समझौते के तहत सिंधु अपवा का 42 लाख घन मीटर जल का उपयोग कौन कर सकता है? भारत। क्लियर? बड़ी मशीनें, ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं, तो उससे पता चलता है, ठीक है। और अब पंचनद की 5 नदियां मुख्य आती है, चेनाब वगैरह इनके बारे में, लेकिन उससे पहले सिंधु के बारे में हम लिखेंगे साहब। तो क्या आप लिख सकते हैं क्या बोर्ड पे देख करके? लिख सकते हैं क्या? यस। लेकिन प्लीज उससे पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ये छोटा सा डायग्राम दे रखा है, इसको बनाएं। बहुत इजी है, कुछ नहीं, सबसे पहले सिंधु, पहले मुख्य नदी बनाते फिर सहायक नदी बनाते, ठीक है ना। यस, बनाओ।
शेष। कैसे बनेगा? हाथों से बनेगा? मजाक में ले रखा है क्या तुमने? बेटा आज तो बोलू ना डायरेक्टर सामने, थारी देख। हाँ, खाऊंला थारी देख। वो बोल दूंगा सब मैं जो मुझे बोलना है, और इतनी तो इज्जत है मेरी कि मेरी किसी बात को जो मैं कह दूं वो टालेंगे नहीं। इतना तो है अपने अंदर। शिकायत ही करी थारी देख। हाँ बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ये ऐसे पक्षी का पंजा भी बनाना है, 3 जो अभी मैंने डायग्राम में बनाया था ना, ऐसा। मैं पूरा इसको टोटल बिना देखे हाथ से भी बना सकता हूँ, पूरा टोटल एक लाइन भी ऊपर नहीं हो सकता, फालतू ही बनाऊँ मैं कोई चीज़। और तुम्हें इतना जोर आ रहा है सिर्फ टीप के बनाने में। ये तो अब चले हैं, पहले तो मैं बोर्ड पर खुद ही बनाता था हाथ से बिना टीपे। एक एक चीज याद है आज भी। एक मिनट की जगह 20 मिनट पूरी हो गई। ए तू बना ले, मुंह बना ले। बन गया? बनाने वाले लोगों के साथ में दो बातें हो रही है। कईयों ने इतना बड़ा बनाया है कि सहायक नदियां नहीं आ पा रही हैं, और कईयों ने इतना छोटा बनाया है कि सहायक नदियां नहीं आ पा रही। देखा? वेरी गुड, क्या बात, शानदार। था को दिखा जो। पीछे बालिकाएं बना लिया, बना ले बेटा। लिखे साहब उद्गम,
उद्गम, वो खर्चु हिमनद से, वो खर्चु हिमनद, ब्रैकेट में कर लेना 4164 मीटर। वो खर्चु हिमनद से, उतारते रहो सेम एज इट इज, एक एक पॉइंट, ना फालतू है ना कम है। समझा चुका हूं सारी बात। तेरे वाव करने से क्या होगा, क्लास बंद हो जाएगी है? ना के आया हूं मैं तेरे तरह थोड़ा ना। चलो आगे। जबरदस्ती है, मैंने कब कहा पैर से लिख रही है? अगर ओलंपिक में या राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो ना, जबान लड़ाओ प्रतियोगिता, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड मेडल से ऊपर कोई मेडल हो तो वो शायद सारे तुम्हें ही पहना दें। इस क्लास को पूरी को भेजूं मैं वहां पर, सबको मुंह देख भेज देना। लेगा कौन तुम्हें वहां? इवेंट ही बंद करना पड़ेगा उस दिन के लिए जब तुम पहुंचोगे वहां। अब समझ में आया तुम्हें, घर वाले संडे को भी क्यों भेज देते हैं पढ़ने के लिए? समझ गया मैं सारी बात। अब भेजते नहीं है सर, धक्का देते हैं। क्या मैं कहा दूं? मैं तो एक दिन ही आया था, उस दिन ही घर वालों ने मना कर दिया, नहीं भाई संडे को नहीं जाना। चले साहब? अरे तो ऊपर की लाइनें तो लिखी ली होगी ना, नहीं चले? कहां तक कर लिया? परवा तक कर लिया, वेरी गुड। नहीं हुआ परवा, नहीं हुआ कहीं होगा।
अब तुम उतार रहे हो तो अब बताओ उसमें कोई समझने वाली कुछ बात है क्या? ऐसी कोई लाइन जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो? ऐसे चलेगा कार्यक्रम अपना। सर्दी आ रही है, लाडू वाडू बंधवा लेना ताकि हाथों में थोड़ी जान आए, उंगलियों में। पता सिखाना बंद करें। तुम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो कि मैं आया यहाँ पर, और मैं अपने आप को अरे राम, मैं भी समझूँ पता नहीं कैसे कर्म किए थे मैंने। हाँ क्या करिए, ये दोनों बाएं और दाएं तरफ की नदियां गलत मत लिखना, एकदम सही लिखना। मैं बता देता हूं आपको, लिख रखा पूरा डायग्राम में। कुछ कुछ आ चुकी हैं, जैसे खरोंच, गास्ट्रिंग, ये नहीं आई थी। सुरु, सुन, पंचनद जहां पर लिखा वहां पर ब्रैकेट के अंदर, ओ चिलगोजियो देखो इधर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ब्रैकेट बंद, ऐसे लिखना है पंचनद के ब्रैकेट में कि पंचनद क्या होता है। तो आपको फिर जब ये लिख लोगे तो आपको एक लाइन यहाँ से इसमें लिख लेना। वैसे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। इसकी मुख्य नदी चिनाब है, लिख रखा है ये आप। चलो आगे। अरे भाई राइटिंग जमा के नहीं करनी, वो घर पे करना तुम। अभी उतारो। चलो ठीक है, आगे ले रहा हूँ। वैसे सहायक पे पहुंचेगा अभी। फिर तो मुझे लग रहा है कि नई सभ्यता का ही जन्म होगा, तब तक आप पूरा करोगे लिख लाख के। जो क्लास से चले गए या आए नहीं तो उनको आपके नोट्स नहीं देना है बिल्कुल भी। सौगंध काट दूला, सौगंध चढ़ा दूला। तुम लोग मेहनत कर रहे हो और वो फोकट में लिखेंगे नोट्स, बताओ तुम्हें क्यों नहीं आना? डेली आना। चले आगे। तुम तो मेरे को लग रहा है 1 घंटे तक ही नहीं बोलोगे, फिर तो पढ़ ली बाहर। बोल बोल के लिखवा दूं क्या? अच्छा बोल के लिखवाऊं फिर भी एक बार देखेंगे? ठीक है, तो चलो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बोल के लिखवा दूँ।
तो लिखो। लिखेगा, यह नदी, यह मतलब लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य, यह नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। किनारे बसे शहर लेह व कराची, लिखिएगा किनारे बसे शहर लेह, तब बोल के लिखा रहा हूं तब भी बोर्ड पे देखने कहाँ हो सकता होगी, व कराची। ओके, थोड़ी देर में तो तू ये कह देगी सर आपकी आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं है, आप बोलो मत। लिखेगा सिंधु नदी घाटी समझौता 1960, सेम ऐसा बनाना एक टेबल बीचों बीच लिख करके, सिंधु नदी समझौता 1960। कल आओगे क्या? सिंधु की सहायक नदियां, लिखिए सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। नंबर 1 चेनाब नदी,
कौन सी नदी? लिख लिया। देखिए भाई, दो धाराएं निकलती हैं, एक चंद्रा और एक भागा। चेनाब नदी को उद्गम पर क्या कहते हैं? चंद्रा और भागा। दोनों मिलती है हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर, और इसका उद्गम एक्चुअल में बाड़ालाचा दर्रे से होता है। याद करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था बाड़ालाचा दर्रा, पढ़ाया था क्या? यस, बारालाचा दर्रा पढ़ाया था ना? यस, वो ये हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में चेनाब नदी होती हुई सीधी कहाँ चली जाती है? मिठनकोट, पाकिस्तान में। क्लियर? मुख्य नदी। और सीधी किस में गिरती है? सिंधु नदी के अंदर। देखिएगा, इसके ऊपर 3 बांध बने हुए, 3 बांध परियोजना है। एक सलाल बांध, बगलिहार बांध और कौन सा? दुलस्ती बांध। अभी आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले ध्यान देना कुछ छोटी छोटी और चीज़ों पर। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल है। यह चंद्रा और भागा दो सरिताएं, सरिता का मतलब होता है दो नदियों के मिलने से बनती है। यह सरिता हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, जगह का नाम है, ठीक है। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तांडी के बाद यह संयुक्त धारा क्या कहलाती है? चेनाब। यानी कि चेनाब नदी अपने उद्गम पर क्या कहलाती है? चंद्रभागा। क्या कहलाती है? चंद्रभागा। दो धाराओं का नाम क्या है? चंद्रा और भागा। इसका उद्गम बाड़ालाचा दर्रे के निकट चंद्रभागा नदियों से। पौराणिक नाम ये और है, पुराणों में इसको कहते हैं अश्किनी। क्या कहते हैं? अश्किनी, वितस्ता नाम आएगा अभी, विपाशना, ये सब नाम आएगा, विपाशा। तो अश्किनी कहते हैं। कुल लंबाई कितनी है? 1180, और वो भारत। संगम मिठनकोट, पाकिस्तान। भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है साहब? चेनाब। सहायक नदी है मियार, नाला, सोहल, बिरोट, बुटनाला, मारूसुदर और लिद्रारी। समझ गए? इसके ऊपर टोटल बांध कितने हैं साहब? 3 प्रमुख बांध है 3। सलाल बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर। दुलस्ती बांध भारत व पाकिस्तान के बीच में कैसे क्या है? विवादित बांध। बोलो, बात समझ गए क्या? यस। ये छोटा सा डायग्राम बनाना, ये सिंधु नदी भी बना लेना इसके अंदर, और ये छोटी सी नदी बना लेना। बनाओ सेम एज इट इज डायग्राम। बस इसी का बना दो, बाकियों का नहीं बनाने दूंगा। सतलज सतलज का बनाएंगे हम थोड़ा सा। देखिएगा साहब, उद्गम।
देखिए साहब, उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चंद्रा व भागा दो नदियों के मिलने पर दो नदियों के मिलने पर देखिएगा इसी में नीचे ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। ये धाराएं हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। पौराणिक नाम अश्किनी, पौराणिक नाम अश्किनी। लिखिएगा लंबाई 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। संगम बोल सकते हैं, गंतव्य बोल सकते हैं। आप शब्द लिखना गंतव्य, गंतव्य मिठनकोट पाकिस्तान में, मिठनकोट पाकिस्तान में। लिखिएगा सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है साहब? चेनाब। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, यह पंचनद की मुख्य धारा मानी जाती है, यह पंचनद की मुख्य धारा मानी जाती है। सहायक नदियां मियार, नाला, सोहल, थिरोट, भुटनाला, मारूसूदर, लिद्रारी और तवी। तवी भी लिख लेना लास्ट में। क्या कुछ भी कर लो, थिरोट धीरोट कोई दिक्कत नहीं, रोट है बस। लिख लिया गया? चलो लिखिएगा चिनाब नदी पर प्रमुख बांध परियोजनाएं, प्रमुख बांध परियोजनाएं। तवी भी लिखना है साहब, सहायक नदी में तवी, गड़बड़ झाला मत कर लेना।
सलाल बांध जम्मू कश्मीर में, बगलियाहार बांध जम्मू कश्मीर में, दोलस्ती बांध जम्मू कश्मीर में, और ब्रैकेट में कर लेना भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित, भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित। पाकल दुकल परियोजना नदी का नाम है मरुसुदर, मारुसुदर, अभी लिखाया था यस। एक परियोजना है चेनानी परियोजना, नदी का नाम है तवी नदी। पाकल दुकल परियोजना मारुसुदर, चेनानी, तवी नदी पर, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है साहब, ये दोनों भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। पाकल दुकल परियोजना का नाम है, बांध है मारुसुदर नदी पर। अभी ऊपर सहयोगी नदी पढ़ाई थी, इसमें मारुसुदर के बारे में आई थी चर्चा। लिख लिया? क्या सर? लिखिए साहब झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। ध्यान देना, इसका उद्गम भी एक झील से होता है जिसका नाम है शेषनाग झील। एक्चुअल में इसका नाम है बेरीनाग। अरे क्या नाम है? बेरीनाग। और ये जो झील पड़ती है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों के मध्य में पड़ती है, इसलिए एक्चुअल में जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? जम्मू कश्मीर। वहाँ से ये नदी निकलती है और निकल करके सीधा किसके अंदर गिरती है? चेनाब में। और चेनाब किस में गिरती है? सिंधु में। तो शेषनाग झील बेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है और उसके बाद में ये नदी होते हुए सीधी चेनाब में गिरती है और पाकिस्तान में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? और जगह का नाम है झंग। क्या नाम है? झंग नामक स्थान पर चेनाब में गिर जाती है। इसके ऊपर कुछ परियोजना है, जैसे उरी बांध परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल बांध परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और मंगला बांध परियोजना कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किशनगंगा बांध किशनगंगा नदी पर, जो कि किसकी सहायक है एक्चुअल में? झेलम की। देखो झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा नदी, उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है किशनगंगा बांध। तो परियोजना हो गई भारत के अंदर किशनगंगा, तुलबुल और उरी। और जबकि एक परियोजना किस में चली गई? पाकिस्तान में। बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मंगला बांध। ओके। और तुलबुल जो बांध परियोजना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। राइट। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण नदी है और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल श्रेणी पढ़ाई थी जब मैं आपको लघु हिमालय पढ़ा रहा था तब, कि इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पीर पंजाल कहा जाता है। ठीक है। धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, नाग टिब्बा बताया था आपको। यस। तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी एक तंग व गहरे गड्ढे से गुजरती है और सीधी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। इसका उद्गम जो है शेषनाग झील बैरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से होता है। उसके बाद में यह पाकिस्तान के झंग या फिर अन्य इसका नाम बोलते हैं झुंग। क्या बोलते हैं? झुंग। या अन्य नाम है त्रिमु। एक्चुअल में जो नाम है वो रखेंगे हम लोग झंग। क्या नाम रखेंगे? झंग नामक स्थान पर चेनाब में गिर जाती है। यह वुलर झील से होकर बहती है। वुलर झील, ध्यान रखिएगा, नदी का जो पानी होता है वो एकदम शुद्ध मीठा पानी होता है। कैसा पानी होता है? मीठा ना बोल करके हम उसको बोल देंगे ताजा पानी। क्या बोल देंगे? फ्रेश वाटर।
भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, और इस झील का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। तो वुलर झील से होकर बहती है और इसके किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। कुल लंबाई है 725, कई जगह पर 724 भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पौराणिक नाम है वितस्ता, जबकि चेनाब का नाम क्या था? अश्किनी। झेलम का नाम वितस्ता। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व बांसमंगल नामक गहरी घाटी का निर्माण करती है और झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान की सीमा से गुजरती है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर, ये वही इलाका है जो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, तब मैंने इसको समझाया था। ये देखो साहब, ये जो गुलाबी कलर की जा रही है तो कौन सी है? चेनाब नदी। ये कौन सी है? झेलम नदी। तो ये यहां से लेकर के यहां तक दोनों के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। अरे समझ गए क्या? यस। तो ये दोनों के, ये मीरपुर खास वगैरह ये पूरा इलाका है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती हैं और उसके बाद में जो है ये गुजर करके और सीधा किसके अंदर? झंग नामक स्थान में चेनाब में गिर जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। सहायक नदियां हैं बाएं तरफ से पुंछ नदी, सुखनाग नदी, दाएं तरफ से अरपट, लिद्दर, किशनगंगा, सिंध और कौन सी है? कुनहार। इसके अलावा झेलम नदी के ऊपर कुछ बांध परियोजनाएं हैं। बांध परियोजनाएं जो कि अभी मैंने डायग्राम के अंदर भी बताया। मंगला बांध है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तुलबुल बांध परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित। किशनगंगा बांध कहाँ पर है? किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर में। उरी बांध कहाँ पर है? बारामूला जम्मू कश्मीर में। और एक झेलम नदी पर एक बैराज और बना रखा है, त्रिमू बैराज, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान, जंग नामक स्थान पर। क्योंकि तभी तो पाकिस्तान इसका 80% पानी उपयोग में ले पाएगा जब बांध बैराज बनाएगा। समझ गए आप? इसलिए इसका नाम आ रखा है। चलो बस इतनी सी नदी है, उतारो, बनाओ तो डायग्राम। यहां से लिखना, यहां से डायग्राम बना करके नीचे लिखना शुरू करें। सिंधु नदी बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो झेलम और चेनाब में ही खत्म कर देना। साढ़े 12 तक की लूँ क्लास या और लंबी लूँ? बीच में इंटरवल नहीं हुआ था क्या आपका? लेकिन अगली बार ध्यान रखना, क्लासेस लंबी चलेगी।
अगली बार जब भी कभी क्लास आएगी। आज तो मैं आपको शक्ल देख करके छोड़ रहा हूँ। ठीक। मैं भी आज क्लास लंबी लेने की हालत में नहीं हूँ। तबीयत खराब हो रही, नज़र लग गई थी कल। बताओ, मैं नज़र का नाम लेता हूँ, पता नहीं क्यों हंसती, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसे क्या बात हो गई। बात तो किसकी लगेगी नज़र, मतलब मैं समझ नहीं पाया तेरी बात। अच्छा, तू मेरी स्मार्टनेस को देख करके बोल रही है क्या? पागल, में पैदा हुआ था ना जब, इतना स्मार्ट पैदा हुआ था, मैं क्या बताऊँ तेरे को। वो तो आजकल की भाग दौड़ ने मुझे भैरू बाबा बना दिया, वो बात अलग है, समझी ना। आसपास के 10 गांवों को जिमाया था मेरे घर वालों ने, इतनी खुशी मनाई गई थी। समझ रहे ना आप बात में? चौक। ये सब मैं आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ, ताकि आप थोड़ा खिलखिला के हंसे, खुद की बेइज्जती में करूँ। मेरी इतनी हिम्मत थोड़ा है कि मैं तुम लोगों की बेइज्जती करूँ, और मैं करता भी नहीं हूँ। अरे तुम लोग बुरा तो नहीं मानते ना बिल्कुल भी? बेशरम। चलें आगे। कहाँ तक लिख लिया? क्यों? अरे बार है। राम जी महाराज आशा फंसाया भाई। थोड़े बहुत तो इंटेलिजेंट लोग देता, राम जी महाराज कहाँ के बीच में फंसा दिया। किसको कोसू? अब वो तो उतार लो चुपचाप, फिर हटाऊंगा तो फिर मुंह पाड़ोगी। कई तो इतने गुस्से में हो जाती, हो उतारा ही नहीं, हमने तो हटा दिया इसको, तो आगे ले लिया इसको। तो जैसे बस कत्ल कर ही देंगी, बस बस आज मेरा अंतिम ही दिन है, बस ये समझा। सुपारी उपारी दे दी गई था उतार लोगों को। एक तो आप दोनों, एक आप दोनों। हाँ। मंडे से मुझे आप ये दोनों बेंचों पर नहीं दिखनी चाहिए। क्लास में तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ आगे। ठीक, हाँ आप, बगल वाली आप, पीछे वाली, उसके बगल वाली। किस बेंच पर? आगे आगे। खाली नहीं हो जाती, खाली बैठ। कोई रजिस्ट्री करा ली कि आएगी के बाद? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम चारों को दिखता कम है, मुझे ऐसा फील होता है। ताकि फिर चारों तुम आपस में एक दूसरे को बताती हो, नहीं बड़ा हो या तो यहाँ ऐसे, तो ऐसे बताती हो एक दूसरे को। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है पिछले कई दिनों से कि तुम्हें कम दिखाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है। डर नहीं है, लिहाज नहीं है, खौफ नहीं है। अगला वाला बावला है। ए तू लिख ले, बढ़ ले, तू तो मत बोला है।
अभी मेरी बात उनसे चल रही है, आप बीच में बोल रही थे लाडा की बुआ देख। हाँ काल की गादड़ी पीरू का गीत गा रही थे, लिख ले चुपचाप। बा बोली थे बीच में बापड़ी, लिख लो साहब, लिख लो प्लीज। बैठ जा, 2 मिनट बाद में चली जाना। ये पानी पी ले, इसमें से ले, पी ले, कैच कर पड़ा पी ले। नहीं नहीं जाएगी नहीं क्लास में छूट के, अभी 2-3 मिनट बाद क्लास खत्म ही कर रहा हूँ। मंडे को मिलेंगे या कल मिलेंगे। अब मैं बोलूँगा मैं छुट्टी नहीं करता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले निकाल देते होंगे मेरे को। नहीं ऐसा है, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है, इज्जत बना। नहीं 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 रेस्पेक्ट है मेरे घर में बहुत बहुत अच्छी वाली, तुम्हारे जैसी नहीं, तुम्हारे जैसी नहीं है मेरी। है क्या कह रही है? खाना खाना छोड़ करके बाकी सब कुछ मैं ही करता हूँ, समझी, आज भी। कई लड़कियां पहले बोलती थी जो आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही हैं, वो देख रही हैं दोनों ने गुल्ले वादो, नहीं समझा मेरी बात? यस, वो बैठी बैठी देख रही हैं बस। अरे तुम दोनों पीछे, वो जो पोडियम रखा हुआ है ना बाहर, पोडियम क्लास का, वो यहाँ करके रख जाना। हो गया सब? और हेडिंग डाल देना रावी नदी। हो गया? तीनों नदियां दिमाग में फिट होनी चाहिए, सिंधु, झेलम और चेनाब। मंडे को किसी भी बालिका से कुछ भी पूछूंगा जो भी आपने लिखा है, क्लियर? नहीं बताया तो अंजाम आप जानते हैं, मंडे को पता चल जाएगा। ये बीच में स्थान कितने मंजिल होगा? बस, अच्छी बात है ना, समझ पा रहा हूं। घर वालों के साथ साथ में तो खुद भी दुखी। ठीक है साहब, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सब लोगों से कल या फिर मंडे। अब कल आना या नहीं उसके लिए अभी नीचे सूचना में देखता हूँ क्या है क्या नहीं। बालिका इसको बंद कर दो।